आज हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। हमने पीछे बताया था आप लोगों को कि ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए हम 4 पार्ट में हम बांटे थे। पहला था सैलरी, दूसरा था अलावेंस, तीसरा था प्रेस्क्यूटीज और चौथा था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इस 4 पार्ट में हम बांट करके बताने के लिए आपको बताया था, जिसमें से हम 2 पार्ट बता दिए थे। एक सैलरी में क्या क्या आता है वो बता दिए थे। दूसरा हम अलावेंसेस यानी भत्ता के बारे में बता दिए थे। अब आगे हमको बताना है प्रेस्क्यूटीज यानी अनुलाभ के बारे में आज हम बताएंगे। तो हमने पिछले दिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि अनुलाभ क्या है और भत्ता क्या है। भत्ता और अनुलाभ में क्या अंतर है। हमने ये बताया था कि सैलरी में जो अलावेंस यानी भत्ता दिए जाते हैं वो नगद रूप में दिए जाते हैं, यानी सैलरी के साथ ही उसको जोड़ करके दिया जाता है। और प्रेस्क्यूटीज में या अनुलाभ में मैंने ये बताया था कि प्रेस्क्यूटीज नगद नहीं दिए जाते हैं। यानी प्रेस्क्यूटीज कैसे दिए जाते हैं, या तो वस्तु के रूप में दिया जाता है या सेवा के रूप में दिया जाता है। प्रेस्क्यूटीज यही प्रेस्क्यूटीज है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वस्तु या सेवा के रूप में दिया जाता है तो क्या उसे नगद में मूल्यांकित किया जा सकता है या नहीं। उसको हम नगद में मूल्यांकित करके टैक्सेबल है या नहीं है इसका हम निकालते हैं, नगद में मूल्यांकित करते हैं। अब एक चीज और है, नगद में तो मूल्यांकित करते हैं कि टैक्सेबल है या नहीं है। अनुलाभ जो है कर्मचारियों को नगद रूप में नहीं दिया जाता है, यानी आपको वस्तु या सेवा के रूप में ही दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि जब नगद रूप में नहीं दिया जाता है तब उसका मूल्यांकित कैसे होगा। तो मूल्यांकित करने के लिए बताया कि उसका जो माने सेवा के रूप में या वस्तु के रूप में दिया गया है उसको मूल्यांकित करके टैक्सेबल की गणना करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अब एक चीज और जानिए कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, वो वह सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में नहीं लेना चाहता है। कहता है कि मुझे पैसे ही, नगद पैसे ही दे दिए जाए उसके बदले में। तो ऐसा नहीं होता है, आप ये समझ लेंगे। इस तरह के नहीं हो सकता है कि उसको नगद के रूप में पैसे वेतन के साथ ही जोड़ के दिए जाएंगे, ये नहीं होता है प्रेस्क्यूटीज में। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अलावेंस क्या है और प्रेस्क्यूटीज क्या है। इसको तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। उदाहरण के रूप में भी ले लीजिए कि प्रेस्क्यूटीज के रूप में क्या देते हैं। जैसे किसी को नौकर मिलता है, कोई भी कर्मचारी को, वो माने वो है, या ऐसा है कि जैसे कोई मुफ्त में मकान रहने के लिए आवास मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, हाउस मिल गया फ्री में वो। तो ये सब जो आपको मिलते हैं ये प्रेस्क्यूटीज है, इसी को प्रेस्क्यूटीज कहते हैं। अब यहाँ एक चीज और देखिए कि प्रेस्क्यूटीज यानी अनुलाभ निकालने के लिए कैसे हम मालूम करेंगे कि अनुलाभ का कर योग्य कौन है और कर मुक्त कौन है, यानी टैक्सेबल कौन है और फ्री टैक्स माने कौन है, टैक्सेबल कौन है और टैक्स फ्री किसको है। तो इसको जानने के लिए हम जो प्रेस्क्यूटीज है अनुलाभ को हम बांटते हैं 4 पार्ट में बांट करके हम समझेंगे। अनुलाभ को 4 पार्ट में बांट के समझेंगे, यानी प्रेस्क्यूटीज को 4 पार्ट में बांटेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रेस्क्यूटीज को 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ हम लिख के बताते हैं प्रेस्क्यूटीज। प्रेस्क्यूटीज को हम 4 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट होगा पहला पहले हम देखेंगे कि टैक्सेबल के लिए कि कौन प्रेस्क्यूटीज है जिस पर टैक्स लगते हैं और कौन टैक्सेबल फ्री है जिस पर टैक्स नहीं लगते हैं। तो जो जिस पर टैक्स लगते हैं तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि वो एम्प्लॉई जो है वो कैसा है।
यदि सामान्य एम्प्लॉय है, समान तरह के कोई जॉब में है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान है, और जो विशिष्ट हैं, विशिष्ट एम्प्लॉय हैं, उसके लिए अलग से प्रावधान है। तो सामान्य के लिए अलग से और विशिष्ट के लिए अलग से होंगे। ये हो, इसको पहले हम दो पार्ट में बांटते हैं, यानी जो सामान्य के लिए है, यानी सभी एम्प्लॉय जो होते हैं उसके लिए उसमें अलग होंगे। यानी अभी हम टैक्सेबल करते हैं, टैक्सेबल, उसका हम टैक्सेबल किसका निकालेंगे, टैक्सेबल जो हम निकाल रहे हैं उसमें एक्टिविटीज फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय। दूसरा हम पार्ट में बांटेंगे इसको, टैक्सेबल फॉर टैक्सेबल is for a special employee। ये हुआ। अब तीसरा जो हम पार्ट में बांटेंगे कि यहाँ तो ये दोनों हुआ टैक्सेबल, एक टैक्सेबल हुआ किसका किसका के पूरे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय है उसमें कौन जो है टैक्स लगता है, क्या क्या टैक्स लगते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि वो एम्प्लॉय जो स्पेशल है, स्पेशल एम्प्लॉय है, उनको टैक्सेबल क्या होता है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि टैक्स फ्री क्या होते हैं। तो तीसरा हम पार्ट में हम देखेंगे कि टैक्स फ्री क्या है, टैक्स फ्री प्रेस्क्यूटिव, ठीक है, प्रेस्क्यूटिव, टैक्स फ्री प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये हुआ टैक्स फ्री, इस दोनों में टैक्स लगेंगे, यानी ऑल एम्प्लॉय के टैक्स पे मानने कैसे होगा, टैक्सेबल क्या होगा, और स्पेशल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल क्या होगा, प्रेस्क्यूटिव। और टैक्स फ्री प्रेस्क्यूटिव किसका होगा, जो पूरे एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री क्या होगा उसको हम देखेंगे। अब वहाँ और चौथा हम जो जानना चाहते हैं वो है फ्रिंग बेनिफिट्स। फ्रिंग बेनिफिट्स होता है, इसको हम कुछ कहेंगे फ्रिंग बेनिफिट्स। इस चार पार्ट में हम बांट करके इसको हम समझेंगे कि टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव टैक्स माने ऑल एम्प्लॉय के लिए, स्पेशल एम्प्लॉय के लिए, ये दोनों तो हुआ टैक्सेबल। और फ्री कौन होगा, जो सभी एम्प्लॉय के लिए हो, चाहे वह स्पेशल हो या कोई हो, पूरे एम्प्लॉय हैं उसके लिए हो। या फ्रिंग बेनिफिट क्या होगा इसको हम बताएंगे, यानी क्षमता माने लाभ हो गया क्या होगा उसको हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए सब टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय में देखिए पहले टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए हम देखते हैं। इसके अंतर्गत में टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय में क्या आता है, इसमें मुख्यतः आपको टैक्सेबल प्रेस्क्यूटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपका रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन कहेंगे। पहला क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले जो टैक्सेबल होंगे क्या होगा, रेंट फ्री हाउस। पहला हम करते हैं रेंट फ्री हाउस। यहां समझिएगा हाउस भी कह सकते हैं या इसको एकोमोडेशन भी कहते हैं। हाउस को एकोमोडेशन के भी नाम से जानते हैं, एकोमोडेशन कहिए या हाउस कहिए एक ही बात होगा। थोड़ा सा इसको कोई किताब में एकोमोडेशन दिए हुए है और कोई में हाउस दिए हुए है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। एकोमोडेशन
हाउस रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन पहला, इसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, पहले इसी को समझ लें। इसको समझ लेंगे तो और 2-3 चीज हैं जो टैक्सेबल प्रेस्क्रिप्टिव्स फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए होते हैं, उसको भी समझेंगे। तो रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन का मतलब हुआ, अभी हम आप कहेंगे कि वहां भी रेंट फ्री के लिए किए थे, लेकिन वहां अलाउंस में हमने बताया था कि अलाउंस यानी वह भत्ता के रूप में, नगद के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ रेंट फ्री हाउस जो होता है, यहाँ आपको नगद के रूप में नहीं दिए जाएंगे। हम बताए हैं कि उसको सेवा के रूप में, सेवा के रूप में दिया जाता है, वस्तु के रूप में दिया जाता है, सेवा के रूप में। तो आप रेंट फ्री यानी उस सभी एम्प्लॉय को, यहाँ आप देखिए जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को रहने के लिए आवास यानी घर दिया जाता है। जो घर दिया जाता है सभी को, तो घर जो दिया गया उस पर टैक्सेबल होगा या नहीं, इसको जानना है। सभी एम्प्लॉय के लिए जो घर दिया गया तो टैक्सेबल होगा या नहीं, इसको अच्छा से समझेंगे। क्या कि वहाँ हम जो बताए थे कि एग्जेम्पशन के बारे में बताए थे, वहाँ एग्जेम्प्ट क्या होता है, वहाँ जो हम बताए थे अलाउंस में, तो वहाँ एग्जेम्प्ट क्या होता है वो बताए थे। यहाँ हम बताते हैं कि क्या टैक्स लगेंगे, कितना टैक्स लगेंगे यदि हाउस फ्री मैंने आपको दिया गया है, हाउस फ्री एकोमोडेशन यानी हाउस फ्री हाउस पर कितना टैक्स लगेगा। तो इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा अलग से दिमाग में रखें, 2 प्रकार से 2 चीज को जानें कि जो यहाँ तो ऑल एम्प्लॉय के लिए है, अभी हम जो बता रहे हैं पूरे एम्प्लॉय के लिए है। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखना होगा कि वो जो एम्प्लॉय है जो जिस पर टैक्स लगेंगे वो एम्प्लॉय कैसा है। एम्प्लॉय जो होते हैं तो या तो सरकारी होंगे या गैर सरकारी। 3 बातें में 2-3 चीजें याद रखेंगे कि जो टैक्स जो लगाया जाता है, जो एकोमोडेशन पर टैक्स लगाए जाते हैं, यानी माने मकान पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, उसमें जो होते हैं एम्प्लॉय 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन? पहला होंगे या तो वह एम्प्लॉय गवर्नमेंट का होगा या अदर माने होंगे, अदर होंगे यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या अदर एम्प्लॉय होंगे, ये होंगे पहला। दूसरा चीज याद रखना होगा कि वो जो है मकान, वो जो मकान है वो मकान कैसा है, वह मकान का फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड का मतलब है कि सुसज्जित है या असुसज्जित है, ये देखेंगे। 3 बातें देखेंगे। पहला देखेंगे क्या क्या, पहला देखेंगे कि वह मकान, वह जो जिसको एम्प्लॉय जो टैक्सेबल है वो गवर्नमेंट का है या अदर है, मैं सरकारी नौकरी करता है या गैर सरकारी है। दूसरा देखेंगे कि वह माने फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, यानी मैं सुसज्जित है या असुसज्जित है। और तीसरी बात आप देखेंगे अब जो होगा वो मकान है एम्प्लॉय के द्वारा जो दिया गया है वो अपना है, एम्प्लॉय के द्वारा जो दिया गया है अपना है या किराए पर लेकर के वह मकान दी हुई है अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए। ये 3 बातें ध्यान देनी होगी। 3 बातें याद हो गया होगा। पहला हम कौन चीज देखेंगे कि वह एम्प्लॉय कैसा है, सरकारी है या गैर सरकारी है। दूसरा हम देखेंगे कि मकान जो है कैसा है, सुसज्जित है या असुसज्जित है। तीसरा हम देखेंगे कि वो मकान एम्प्लॉय माने अपना है या रेंट पर के हायर करके दिया है, हायर करके किराए पर लेकर के दे रहा है, अपना मकान है या किराए पर लेकर दे रहा है। ये 3 बातें आपको ध्यान देनी होगी रेंट फ्री हाउस यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए समझना होगा, यानी टैक्सेबल कैसे। तो आप सबसे पहले हम इसको 2 पार्टों में बांट करके देखते हैं। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको यहां से बांट देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक होते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अदर एम्प्लॉय।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉयज है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो वो मकान जो है अपना है या हायर किया हुआ है। यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है, तब यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो उसका जो रेंट घर में दिया है और टैक्स फ्री होंगे। उसका क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, उसका टैक्स फ्री होगा। एकोमोडेशन जो दिया गया है उसका रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्स फ्री होगा। और दूसरा है एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय का टैक्स फ्री नहीं होता है, अदर एम्प्लॉय का टैक्स फ्री नहीं होता है। तो उसमें अदर एम्प्लॉय को भी हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ तो अट नहीं रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ हम अभी बताए थे, आगे बताए थे, यहाँ तक तो बता दिए थे टैक्सेबल फैसिलिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए। उसमें हम रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन हमने बताया था। रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहिए या हाउस कहिए, दोनों एक ही चीज है। एकोमोडेशन या हाउस एक ही बात है। कोनो किताब में आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिए हुए रहेगा, समझे कि हाउसिंग है या रेंट फ्री हाउस है, एक ही चीज हुआ। हाउस कहिए एकोमोडेशन कहिए, इसीलिए लिख दिए हैं दोनों का नाम। अब यहाँ देखिए कि टैक्सेबल मैंने प्रेस्क्रिप्टिव में पूरे एम्प्लॉय का, पूरा एम्प्लॉय में सबसे पहले रेंट जो दिया, रेंट पर जो दिया जाता है प्रेस्क्रिप्टिव, रेंट फ्री जो एकोमोडेशन है यानी हाउस जो दिया जाता है रेंट फ्री हाउस, वो दिया जाता है सभी के एम्प्लॉय को, वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। जैसा कि हम बताएं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर एम्प्लॉय हो, हम पीछे आगे उसके पहले हम बताए थे। अब देखिए यहाँ देखना है थोड़ा सा, मैंने टैक्सेबल कैसे होगा। यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि वह, हम बताए थे कि सबसे पहले देखना है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हम कैसे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको हमको सबसे पहले एक चीज हमको देख लेना है, यानी देखना है वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यूएशन ऑफ, लिख देते हैं पहला वैल्यूएशन ऑफ। वैल्यूएशन जो हम करते हैं कैसे, रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन का, इसको भी साथ ही लेके चलते हैं। तो हम जब वैल्यूएशन रेंट फ्री के कैसे करते हैं, तो दो तरह से करते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अदर एम्प्लॉयज का हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि है तो उसका टैक्सेबल कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। तब उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, इसमें जो सरकार जो एक रूल के अनुसार जो और निश्चय तय करती है कि कितना दिया जाए, उसी के अनुसार वह जो रेंट फ्री जो एकोमोडेशन तो मान टैक्सेबल हो गया, जितना वो किया उसी के अनुसार होते हैं। किसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। बस इतना ही जानना है कि अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। और यदि अदर एम्प्लॉय हैं, तब अदर एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, हम बताए थे कि रूल के अनुसार ही होते हैं कि उसमें टैक्सेबल माने कैसे होते हैं। अब अदर एम्प्लॉय के लिए हम देखते हैं, उसका हम वैल्यूएशन करके निकालेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में बताते हैं कि वो मकान जो है एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर यानी जो नियोक्ता है, नियोक्ता के अपने माने अपना मकान है, अपने तरफ से वह मकान दिया है, मैंने उसका यदि अपना मकान है तब यानी एकोमोडेशन, यानी कौन सी बताए थे अभी, हाउस एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या है, वो मकान जो एम्प्लॉय के माने द्वारा है, एम्प्लॉय का अपना है, अपना मकान है उसका। और दूसरा बता है एकोमोडेशंस हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर, यदि वह मकान किराया पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को दिया है। एम्प्लॉयर को कैसे दिया है, एम्प्लॉयर कैसे एम्प्लॉय को दिया है, किराया पर लेकर दिया है कि उसका अपना मकान है। यदि किराया पर लेकर दिया है, सबसे पहले इसको समझिए कि किराया पर दिया है, तो और उसमें देखेंगे कि यदि वह मकान, अब यहाँ देखना है कि सुसज्जित है या असुसज्जित है। ये सब जो हम बता रहे हैं, हम मकान कैसा है, तो ये अनफर्निश्ड के लिए बता रहे हैं। ये जो रेंट पे अनफर्निश्ड के लिए है, अनफर्निश्ड
अनफर्निश्ड के लिए हम अभी बता रहे हैं, फर्निश्ड के लिए नहीं बता रहे हैं। यानी सुसज्जित मकान जो नहीं है उसके लिए बता रहे हैं। सुसज्जित मकान के लिए हम बताए कि अभी बाद में अभी थोड़ा सा इसको बता देते हैं। तो अनफर्निश्ड के लिए है, ये क्या है जान जाएंगे, यानी असुसज्जित मकान का। सुसज्जित मकान में क्या होता है, यानी फर्निश्ड मकान में बस इतना ही है कि फर्निश्ड मकान किसको कहेंगे, जिसमें ज्यादा सुविधा होगी, टेलीविजन का होगा, कूलर का, फ्रिज का हो उस मकान का, उसमें पानी का तो सभी जगह रहते हैं, वाटर का, लेकिन और सुविधाएं ज्यादा होती हैं, उसमें ज्यादा थोड़ा फर्नीचर लगा होता है। वो जो मकान हुआ वो सुविधा युक्त हुआ, यानी फर्निश्ड हुआ। और वो मकान जिसमें ये सब नहीं है, फ्रिज कूलर ये सब नहीं है, वो अनफर्निश्ड हुआ। तो अनफर्निश्ड को यदि हम जान जाते हैं कि उनको क्या होता है, तो फर्निश्ड को होता है। तो फर्निश्ड में क्या होता है, जो वहाँ का फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, जो दिया गया है एक एम्प्लॉय के द्वारा जो दिया गया है, उस पर केवल इतना ही होता है कि 10%, कितना 10% उस पर आपको उस पर डिप्रिसिएशन लगा करके उसको ऐड किया जाता है, जिसे हम बताएंगे 10% डिप्रिसिएशन। आगे हम बताएंगे, ये तो अनफर्निश्ड का बताए हैं, फर्निश्ड का थोड़ा सा बताएं, बस इतना ही बताएंगे कि 10% लगा कर किया जाता है। अनफर्निश्ड जहाँ सुविधा विहीन है उस पर टैक्सेबल कैसे होते हैं, इसी को बताए हैं। गवर्नमेंट में तो हो गया, अदर एम्प्लॉय के लिए बताया है कि जो मकान किसका है, यदि एम्प्लॉयर के अपना है, यदि एम्प्लॉयर का अपना है तो उस पर टैक्सेबल कितना होगा ये देखेंगे। और यदि वह मकान हायर्ड है, यानी किराए पर लेकर के यदि वह अपने एम्प्लॉय को दिया है तो उतना उस पर टैक्सेबल कितना होगा इस पर दिखाएंगे। तो यदि किराए पर लेकर के दिया है तो यदि किसी तरह का होगा, इन केस ऑफ माने उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि उसमें क्या है कि यदि किराया दिया गया तो कितना किराया है, उसको हम देखेंगे कि किराया कितना दिया गया, वास्तविकता कितना दिया गया, वास्तव में कितना किराया दिया गया, तो माने उस मकान का किराया कितना है वास्तव में वो देखेंगे। और या तो देखेंगे कि सैलरी का 15%, सैलरी में हमने बताया था कि क्या क्या जोड़ते थे, पहले भी जानिए कि सैलरी में हम अलाउंस भी जोड़ते हैं, भत्ता वगैरह जोड़ के जो आती है वो होता है सैलरी में। तो 15%, 15% ऑफ सैलरी या जितना दिए हैं हायर चार्ज या 50% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होंगे, इसमें और इसमें जो दोनों में कम होंगे उसी को हम टैक्सेबल मानेंगे। वही टैक्सेबल होगा कब, जब वह किराए पर लिया गया मकान हो तब। समझ गए होंगे, ये हुआ किराए पर मकान लिए हैं तब। अब यदि किराए पर नहीं मकान लिया हुआ है, वो मकान एम्प्लॉय के द्वारा दिया गया है एम्प्लॉयर को, और तब उसका हम कैसे टैक्स का हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ओन मकान है तब क्या करते हैं। तो ओन मकान है तो उसको देखेंगे कि वो मकान है कहाँ, वो एकोमोडेशन जो है वो है कहाँ, माने वो हाउस कहाँ है। वो हाउस यदि है अप टू 10 लाख वहाँ है, यदि जनसंख्या जहाँ का 10 लाख है, 10 लाख है, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है, तब उसको हम 7.5% ऑफ सैलरी हम टैक्सेबल होगा, 7.5% तक ही। और यदि 10 लाख से अब 25 लाख के बीच में है जहां की जनसंख्या, ये देखे हैं इन ए सिटी हैविंग द पॉपुलेशन कितना 10 लाख से 25 लाख तक होना होगा, तो वहां कितना होगा, यहाँ तो 7.5% हुआ, यहाँ 10% दिया है सैलरी का 10%। और 25 लाख से अधिक है तो वहां कितना होगा, एक्सीड ऑफ 15 लाख तब 15% सैलरी का 15% टैक्सेबल होंगे। ये हुआ आपका, माने किसके लिए है, यदि वह मकान अपना है, एम्प्लॉयर का अपना मकान है तब। इतना दूर तो समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तो अभी हम देखे थे अनफर्निश्ड के लिए, अब फर्निश्ड के लिए भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो अनफर्निश्ड यानी वो मकान जो सुसज्जित है, जिसमें कोई माने सुविधा वगैरह ज्यादा नहीं दिया हुआ है, माने उसके लिए। और जिसमें सुविधा युक्त है, जिसमें सुविधा है
तो वहाँ यहाँ हम लिखे हैं कि वेन फर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी जो सुविधा युक्त है, इज प्रोवाइडेड एट, उस पर क्या प्रदान किया जाएगा, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उस पर 10% जो लगा है फर्नीचर पर उसका 10% जोड़ करके, तब 10% जोड़ करके जो होता है उसको टैक्सेबल किया जाता है। 10% और जोड़ दिया जाता है। कब? जब वह फर्निश्ड होगा तब। और यहाँ देखिए अनफर्निश्ड के बारे में हम बताए थे। इसको तो आप अच्छी तरह से समझ गए हो, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, ये जानना है। पहले हम बताए थे, यानी सुविधा जो मैंने है पूर्वक है या बिना सुविधा वाला है, ये हुआ। अब यहाँ तो देख लिए ए, तो ये दोनों में ए और बी दोनों के यानी फर्निश्ड किया। यहाँ हम फर्निश्ड के बारे में समझा दिए और अनफर्निश्ड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए, इसी में हम बताए हैं कंसेशनल रेंट फी एकोमोडेशन। इसमें हम ये बताए थे, अभी हम बताए कंसेशनल रेंट फी एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ कि कंसेशन जो किराए पर लिया गया है, जो किराए पर लिया गया है, तो कंसेशनल रेंट फी एकोमोडेशन यानी वो रेंट फी, मकान जो है किराए पर लिया गया है, तो ऊपर ही हम बता चुके हैं कि अनफर्निश्ड के लिए क्या होगा, कंसेशन क्या होगा। इसको हम इसी में साथ ही हम बताते चले गए हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। अब दूसरा तीसरा ये भी तो हो गया। अब चौथा तीसरा देखिए, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर, यानी जो एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को किया जाता है उसको देखते हैं। उसको भी क्या है, एम्प्लॉय किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। उसमें है जैसे क्या है, होटल की सुविधा, होटल है, लोन है, लोन पेमेंट किया है। यदि कोई एम्प्लॉय किया है, लोन पेमेंट किया है, कि होटल का पेमेंट किया है, या एजुकेशन पेमेंट किया है, या सर्वेंट का पेमेंट किया है, यदि किसी तरह का कर्मचारी को दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, तो वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। किसको समझ गएंगे, किसको, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो टैक्सेबल हो, जो एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा भुगतान किया गया है एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल होंगे। इसको भी समझ गए। कोई सुविधा और दिया गया, साथ ही साथ भी और भी समझे, अब इसको भी हो गया। और भी एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर, और भी कुछ ऐसे जो है जिसको पे किया है एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है, जैसे रेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए या इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या किया कि एम्प्लॉयर के द्वारा, क्या कहा, एम्प्लॉयर के द्वारा ही पेमेंट कर दिया गया, एम्प्लॉय को करना था, एम्प्लॉयर अपने से कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किसको देना था, एम्प्लॉयर नियोक्ता को देना था, और दे दिए कर्मचारी। तब उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा कि देखा वो जो एम्प्लॉयर के द्वारा होगा पेमेंट है, वो नहीं, केवल जो दिया गया है वो एग्जेम्प्ट होंगे, और बाकी उसको टैक्सेबल। समझ गए, ये तो हो गया। तो इतना तो आप अभी समझ गए। आपको ये बताया टैक्सेबल प्रेस्क्रिप्टिव्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय के लिए हमने बताया, वैल्यूएशन करके भी यहाँ हम बता देते हैं। अब समझेंगे। अब आइए और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तो अब आप कहेंगे कि साहब यहाँ हम तो समझ गए कि माने इस तरह का है, लेकिन ऐसा है कि कोई माने एम्प्लॉय क्या के कोई एम्प्लॉयर, कोई नियोक्ता कहता है कि गया कहीं हम ट्रांसफर हो गया किसी का, और किसी का ट्रांसफर हुआ तो वहाँ तो मकान उसके पास है नहीं, प्रति तो मिलेगा नहीं। तब उस परिस्थिति में क्या होगा, तब उस परिस्थिति के लिए भी थोड़ा सा नियम है। आप ये देखिए, उसको भी हम किसी जगह लिख देते हैं, किसी जगह करके हम कर देते हैं। उस तरह के मकान है उसको क्या होगा, तो अगर अब यहाँ लिखते हैं कि व्हेन, जैसे एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय, लिख देते हैं when accommodation is provided by employer माने एम्प्लॉयर इन ए होटल, क्या प्रदान किया गया है, होटल यदि है तो क्या होगा, इन ए होटल। तब उस परिस्थिति में क्या होगा, जैसे कभी बताया कि जिसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं ट्रांसफर हो गया, उसका जॉब कहीं दूसरे कंपनी में हो गया,
जो है अभी तो हम बता ही रहे थे कि अदर एम्प्लॉय के लिए भी है। यदि वह कंपनी से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर हो गया, उस परिस्थिति में क्या होगा? तो यदि उसमें रूल है कि 15 दिन तक यदि रहता है, 15 डेज, क्या है 15 डेज तक उसको कोई टैक्स नहीं लेंगे। समझ गए? 15 दिन तक यदि वह मकान माने होटल में रहता है तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। और यदि 15 दिन से ज्यादा दिन रह लेता है तब क्या है कि उसको तो जाति तो प्रोवाइड उसको प्रदान नहीं हो जाएगा एकोमोडेशन उसको भवन यानी उसको मकान जो है हाउस है वो प्रदान तो त्रुटि मिल नहीं जाएगा। तो 15 दिन तक तो टैक्सेबल नहीं होगी। अब हुआ कि यदि 15 दिन से ज्यादा रहता है तब उस परिस्थिति में क्या होगा? तब उस परिस्थिति में क्या होगा कि जितना वास्तव में पेमेंट किया गया होटल का उसका या सैलरी का 24% एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल पेमेंट या आपको 24% ऑफ सैलरी 24% ऑफ, याद रखिएगा कितना 24% ऑफ सैलरी जो प्रीवियस ईयर में भुगतान किया गया था, 24% ऑफ सैलरी। ये दोनों में विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो टैक्सेबल होंगे। इसको तो समझ गए होंगे कि एक्चुअल पेमेंट यदि होटल प्रदान किया गया तब उसको होगा। इसको भी समझ गए। अब आइए कि ये भी थोड़ा सा देखना है कि उसका वो जो मकान है, जो मकान हम दे रहे हैं, यहाँ तो आप इसको भी समझ गए होटल प्रदान किया गया था, आप वो समझा दिए। अब वो मकान किसी में समझे कि वो मकान यदि हम प्रदान कर रहे हैं, वो मकान ऐसा भी हो सकता है कि जहां काम हो रही है, जहां कंपनी है, कंपनी से बहुत दूर है, कंपनी से बहुत दूर है, कम से कम वो कमा लिया कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, यानी वो 2 किलोमीटर से अधिक होने चाहिए, यानी अधिक होगा है। तब उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि वहां मकान कैसा है, उस साइट है कैसा साइट है, साइट देखने के लिए ये सब इसी में आ जाएंगे, अलग अलग नहीं, इसी में समझ लेंगे साइट कैसा है। यदि वह साइट बहुत दूर है, जहां से काम कर रहे हैं वहां से दूर है, तो वहां जो होते हैं उस साइट देखा जाएगा कि वो जो मकान जहां रहने के लिए बना है वो मकान 800 मीटर की माने 800 मीटर में है या नहीं। यदि है तब तो टैक्सेबल टैक्स फ्री होगा, नहीं है तो टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? इस तरह से आपको उस साइट को देखेंगे। बस इतना ही जानना है टैक्स पहले माने इसमें टैक्सेबल प्रेस्क्रिप्टिव्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद इसमें आगे जानने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन हम पढ़ाएंगे, ये तो अभी पढ़ाए थे टैक्सेबल पेमेंट बाय ऑल एम्प्लॉय। दूसरा जो हम प्रेस्क्रिप्टिव्स में बताए थे टैक्सेबल प्रेस्क्रिप्टिव्स फॉर स्पेशल एम्प्लॉय के लिए, स्पेशल एम्प्लॉय के लिए बताएंगे, अगले दिन हम बताएंगे। थैंक यू।